नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु नारायण। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सीखा था रेस्पिरेटरी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में ब्रोंकियल ट्री तक। और इस वीडियो के पार्ट में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं फर्दर जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमारे दो ब्रांड्स वेंटाफुल और म्यूकोमेल्ट इससे रिलेटेड हैं। और ये जो वीडियो है वो हमारे जो टेरिटरी मैनेजर्स हैं और अबव द लाइन उनकी ट्रेनिंग पर्पज से बनाया गया है। सो आइए शुरू करते हैं। ये वाला जो ब्रोंकियल ट्री की बात हम कर रहे थे, ये ब्रोंकियल ट्री ऐसे कुछ फिट हो जाता है इसके अंदर। और ये आप ट्रैकिया देख सकते हो, और ये हमारी दो ब्रोंकाई हैं और आगे ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाता होते जा रहे हैं। ये आपके लंग्स जो अटैच्ड हो गए हैं ट्रैकिया के साथ। अब लंग्स की बात करें तो इसके दो लोब दो दो पार्टीशन है, एक राइट लंग और दूसरा है लेफ्ट लंग। अगर मैं राइट लंग की बात करूंगा तो राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, और लेफ्ट लंग में थोड़ा सा ऐसा कर्व आता है। ये कर्व हार्ट की वजह से है, यहाँ पे हार्ट प्लेस्ड होता है। और ये लंग्स जो लेफ्ट लंग है इसमें दो लोब्स होते हैं, और इधर की तरफ देखें तो तीन लोब्स होते हैं। और इसीलिए ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है जो हमारा राइट लंग है। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट जो पीछे जो खून की नाड़ी है वो कैसे निकलती है आप देख सकते हो। मैं अगर उसको थोड़ा सा उल्टी की तरफ कर दूं एक वैसे, जैसे ये आप ऐसे इस दिशा में खड़े हो जाएं, तो आपको जो आपका राइट लंग पिछली तरफ से दिखाई देगा। और राइट लंग में अगर देखें हम, तो राइट लंग में ये आप देख सकते हो, ये साफ खून होके आ रहा है और यहाँ से गंदा खून जाता है। और ये ब्रोंकाई है हवा के लिए, जो हवा जो सांस हम लेते हैं जो हवा इसके अंदर जाती है। सिमिलरली इस तरफ आप देखोगे तो इस फेफड़े में जो लेफ्ट लंग में ये खून की जो साफ खून की नाड़ी यहाँ से आ रही है, खून यहाँ से जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे खून आएगा, अंदर आएगा गंदा खून। और सांस यहाँ से आएगी, सांस यहाँ से बाहर जाएगी। सो इस तरीके से अगर मैं दोस्तों देखूं तो ये पूरा लंग जो है एक खून के सफाई का कारखाना बन जाता है पूरा का पूरा। और अगर मैं हार्ट से देखूं ये कैसे लिंक होता है, तो अब ये देख सकते हो ये आपका हार्ट है, और इसमें से कैसे जो साफ खून फेफड़ों द्वारा पूरी बॉडी में बहता है, और जो गंदा खून है यहाँ से आके फेफड़ों में जाता है। सो फेफड़े एक तरीके से खून को साफ करने के कारखाने बन जाते हैं, और ये ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई बॉडी के अंदर करते हैं। अब फेफड़ों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन दोस्तों और भी आता है, और वो है हमारे छोटी छोटी सैक्स। जो मैंने अंगूरों के गुच्छों की बात ऊपर कही थी, वो ये हैं वो अंगूर के गुच्छे। अगर आप उसको काट दोगे तो सैक्स नजर आएंगे, खाली सैक्स। आप देख सकते हो ये लंग है, ये जो फेफड़े का टिश्यू चल रहा है, अगर हम उसको खोल दें, इसको फाड़ें, तो ये ऐसे लंग के ये जो लंग्स के साथ ये एल्वेओलाई जुड़े होंगे। और ये देखिए एक जो साफ खून बाहर को जा रहा है, और जो गंदा खून अंदर को आ रहा है, वो कैसे इन एल्वेलर सैक को कैसे पूरी की पूरी ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं ये लपेटे रखती हैं इसको। और इसके साथ एल्वेली में एक इलास्टिक फाइबर होती है। अगर ये फैलते हैं, जब ये खाली सैक्स को फैलना है तो उसके अंदर हवा आएगी, तो इनका श्रिंक होना जरूरी है। अगर ये श्रिंक नहीं होगा तो समस्या है, जो हवा है वहीं वहीं रुकी रहेगी। और ये एक बीमारी का नाम भी देता है जो हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा इस एलोवेली के बारे में भी जानते हैं कि बेसिकली ये जो एलोवेली है मल्टीपल जो ये छोटे छोटे सैक्स हैं इसको हम एलोवेले बोलेंगे, और सिंगल को हम बोलेंगे एलोवलस। तो आइए हम देखते हैं छोटा सा इसका अंदर का स्वरूप कैसा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगा बाद में। ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप कैपिलरीज कैसे इलास्टिक फाइबर्स हैं, और यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल आ रहा था, और इसके साथ से एल्वेल डक्ट होंगी पीछे, और ये एल्वेलस जो एल्वेल ये खुल जाएगा। ये खाली सैक्स देखिए बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह खाली खाली होता है। और कैसे कैपिलरीज जो है इसके साथ लिपटी पड़ी हैं, जिन्होंने गंदा खून अंदर भेजना है, और वहीं से सफाई होगी, ऑक्सीजन खून में मिलेगी और बाहर को आएगी, और खून इन कैपिलरीज से साफ होते हुए बड़ी जो ये खून की नाड़ी है इससे वो चला जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा एल्वोलस को। अगर आप देखें मैं सिंगल ये जो अंगूर का गुच्छा था, मैं एक सिंगल एल्वोलस की बात करूंगा। अगर आप देखो तो इसमें इस एल्वोलस के अंदर थोड़ा सा झांक के देखें तो आपको सेल्स मिलेंगे बहुत तरीके के।
ये सेल्स बेसिकली मैं जब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी जो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट मी एडजस्ट द पिक्चर फर्स्ट। सो मैं पिक्चर को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे इस पिक्चर के अंदर, अब यहाँ पर हमारे पास एल्वेलर सेल्स हैं, ये सारे सेल्स। तो उसमें दो तरीके के सेल्स आते हैं। एक आता है टाइप 1 एल्वेलर सेल्स। अब ये टाइप 1 सेल्स बहुत कॉमनली यहाँ मौजूद होते हैं, बहुत कॉमनली मौजूद होते हैं। इसका पर्पस है गैस एक्सचेंज करना, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड तक लेके जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर की तरफ फेंकना। और दूसरे हैं टाइप 2 एल्वेलर सेल्स। अब टाइप 2 एल्वेलर सेल्स छोटी मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये एक ऑयली टाइप का फ्लूइड छोड़ते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सरफेक्टेंट। याद रखिएगा, ये हमारे विजुअल एड में भी हमने एल्वेलर सरफेक्टेंट की बात की है और हमारा प्रोडक्ट इस पे थोड़ा सा एक्ट भी करता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पर एक एल्वेलर सरफेक्टेंट जो है वो रहता है, जो कि एक टाइप का लिक्विड होता है। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, उसके पहले पे तो बात करें कि सरफेक्टेंट इन एक्चुअली, वो जिसकी डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा क्या है, ये इस एल्वेलर की सरफेक्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है उसकी बात हम करेंगे। सो आप थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसमें टाइप 1 एल्वेलर सेल जिसमें गैस एक्सचेंज होती है, टाइप 2 एल्वेलर सेल्स जो कि एक फ्लूइड छोड़ते हैं ऑयली टाइप, और ये सारे इसमें और थोड़ा सा फ्लूइड सा रहता है। और इस एल्वेली के अंदर गैस फिल होती है, और यानी कह सकते हो कि अब जो हवा है वहां से वहां आती है, और जो ऑक्सीजन कैपिलरीज आप देख सकते हो, छोटी कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। अब देखो खून की कैपिलरीज हैं, तो उसका मतलब यहाँ से आरबीसी ऑक्सीजन को अंदर से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर एक और तरीके का सेल होता है जो कि इसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी भी बात करेंगे हम। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि जैसे ऑक्सीजन जा रही है और अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैपिलरी के अंदर आ रही है। जो उसकी झिल्ली है उसको हम एल्वेलर एपिथेलियम बोलते हैं। और ये इसके बारे में बहुत आपको बहुत याद करने की कोशिश नहीं, बस आप याद रखिए कि ये एक सैक है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसकी ऑक्सीजन अंदर जाना है ब्लड के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना है। लेकिन उसके लिए एल्वेली, और ये एल्वेली सांस को अंदर खींचती है और बाहर छोड़ती है। सो एल्वेलस का, इस एल्वेली यानी कि एल्वेलस का बहुत महत्व रहता है। हमने पहले बात की एल्वेलस की। एल्वेलस के अंदर टाइप 1 एल्वेलर सेल्स होते हैं और टाइप 2 एल्वेलर सेल्स होते हैं। टाइप 2 एल्वेलर सेल्स का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, हालांकि इनका साइज छोटा होता है टाइप 1 एल्वेलर सेल के मुकाबले में। लेकिन इनका महत्व इसलिए रहता है क्योंकि ये छोड़ते हैं एक सरफेक्टेंट, और उसे बोलते हैं हम एल्वियोलर सरफेक्टेंट। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सरफेक्टेंट होता क्या है। दोस्तों, सरफेक्टेंट की जो डेफिनेशन है वो है, pulmonary surfactant is a mixture of lipids and protein which is secreted into the alveolar space by टाइप 2 सेल्स। सो सरफेक्टेंट एक्चुअली ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, या फिर जो गैस ने लिक्विड में जाना हो तो भी वो लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट इज टू लोअर द सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेस विद इन द alveoli of the lung. This is needed to lower the working of breathing and to prevent alveolar collapse at end expiration. सो ये पल्मोनरी सरफेक्टेंट का बेसिक पर्पस है कि वो जैसे ही, क्योंकि एल्वेलर में इलास्टिक फाइबर्स बाहर लगी होती है एल्वेलस के अंदर, और ये जो इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, इसे जब ये फैलता है एल्वेलस तो सिकुड़ता है। अब फैलने और सिकुड़ने में अगर ये हमारा सरफेक्टेंट ना हो, यहाँ पर एक ऑयली बेस सब्सटेंस ना हो, तो ये दोनों के दोनों मास आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब वो सैक आपस में जुड़ जाएगी और एल्वेलर के फटने का खतरा रहता है। दूसरी बात,
यहाँ पे इसका जो ये स्किन है या बोल लो जो चमड़ी है, इसको इस एल्वोलर के अंदर, एल्वोलस के अंदर, तो एल्वोलस के अंदर की जो स्किन है उसको भी स्मूथ और गैस एक्सचेंज के काबिल बनाए रखने के लिए इस सरफेक्टेंट का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात कि हमारे यहाँ मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि विषाणु, जीवाणु, डस्ट पार्टिकल्स किसी को पकड़ के खा जाते हैं और मार देते हैं। सो उनको भी अंदर ना दोबारा घुसने में इस एल्वुलर सरफेक्टेंट का महत्व रहता है। सो दोस्तों, ये एल्वुलर सरफेक्टेंट हमारे इस एल्वुलस में बहुत ज़रूरी है और उसको पैदा करता है टाइप 2 एल्वुलर सेल रेगुलर करते रहते हैं। आपके विजुअल में एक टर्मिनोलॉजी आती है एल्वुलर सरफेक्टेंट की, जो कि हमारा ब्रांड वेंटाफुल इंक्रीज करता है, या कह सकते हो कि इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, ये था जो कि पल्मोनरी सरफेक्टेंट या कहते हो एल्वुलर सरफेक्टेंट जो होता है वो एक एल्वुलस के अंदर होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं और हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ एल्वुलस का बताया वो एक एल्वुलर सरफेक्टेंट है, दूसरा उसका मैक्रोफेजेस उसके अंदर है। लेकिन कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारा ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स और इनका भी रहता है, जो कि है सीलिया। बेसिकली ये जो सी शेप्ड जो कार्ट्रिज है, इसके साथ में जो स्किन आती है उसके साथ में सीलियल, आप एक ट्यूब देखते हो, अगर मैं ट्यूब को ब्रोंको को काट दूं तो आपको सारी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आएगी, और ये है सीलियस। ये सीलियस बेसिकली घूमते रहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो ये ऐसे सर्कुलर करते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि सारा जो भी डेब्रीज वगैरह पार्टिकल्स आपके पड़े हुए हैं वो धीरे 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 ऊपर आपके माउथ से बाहर आ जाते हैं। नो, अब अगर देखें दोस्तों तो हमारे में एक और लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर एक और सेल्स मौजूद रहते हैं, वो है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का अपना बहुत महत्व है। ये ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं और ये म्यूकस को पैदा करते हैं, और म्यूकस इन्हीं सेल्स द्वारा पैदा किया जाता है। और अगर कोई पार्टिकल्स वगैरह आ जाए, वैसे तो एक नॉर्मल म्यूकस चला रहता है, लेकिन जब कोई भी पार्टिकल या डेब्री इस सीलिया के ऊपर आके बैठती है तो एक सिग्नल जाता है इनको मोर प्रोडक्शन के लिए। सो ये मोर म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और वो म्यूकस फिर ये सीलिया घूम घूम के बाहर को क्लियर कर देते हैं। लेकिन कई बार म्यूकस बहुत टफ हो जाता है और ये सीलिया को ही पकड़ लेता है। सो उस टफ म्यूकस को रिमूव करने के लिए हमारे ब्रांड में एक और इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने डाल रखा है, वो है एस्टेल्सिस्टीन, जो कि म्यूकोमेल्ट ए में भी ऑलरेडी पढ़ रहे हो। सो ये सीलिया में जब इरिटेशन पैदा होती है, तब यहाँ पे कोई आके पार्टिकल, विषाणु या जीवाणु बैठ जाता है और ये झुक जाते हैं, और जैसे ही झुकते हैं सिग्नल ब्रेन को जाता है और हमें खांसी आती है। ये सीलिया जब नाक में होते हैं दोस्तों तो वहां पर हमें छींक आती है, और अगर ये जब ब्रोंकाई वगैरह में होते हैं तो हमें खांसी आती है। सो एक हमारा एक बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है खांसी और छींक। थोड़ा सा स्नीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो स्नीज होती है वह 100 माइल्स पर आवर्स से फेफड़े उसको बाहर हवा को बाहर निकालते हैं, और ये नाक के जो सीलिया होते हैं ये रेडिएशन पैदा करते हैं, और 12 फुट अवे तक एक छींक के ड्रॉपलेट्स का असर हो सकता है। यानी किसी आदमी ने छींका और आप उससे 12 फीट दूरी पे खड़े हैं, तो आपको उसका असर, अगर वो किसी इन्फेक्शन से पीड़ित है तो वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आगे दोस्तों हम ये देखेंगे कि हम कैसे हमें एक सांस लेने का हमारा एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म है, और इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। और आगे आने वाले स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि कौन से वो केमिकल्स हैं, कौन से वो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे सांस लेने में मदद करते हैं। दोस्तों, सांस जो होती है क्वाइट ब्रीदिंग होती है, एक फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है। फोर्सफुल मीन जब आप रनिंग कर रहे हो तो आप सांस जोर जोर से लेते हो, या आप खुद सांस ले सकते हो। क्वाइट ब्रीदिंग होती है जो आप बैठे हो और आराम से आपके फेफड़े मूव कर रहे हैं, लंग्स मूव कर रहे हैं, आपको सांस आ रहा है। इस सांस में एक सबसे बड़े मसल्स का बहुत महत्व रहता है, वो है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम के मूवमेंट होने से हमारे लंग्स का फैलना और सिकुड़ना होता है। थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कैसे आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा। अगर मान लीजिए ये दो बैलून बंधे हुए एक पाइप से जुड़े हुए हमारे लंग्स हैं, तो डायाफ्राम को नीचे खींचोगे तो ये फूल जाएंगे, छोड़ दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, और ऊपर जो छोड़ दोगे तो ये और सिकुड़ जाएंगे।
सो जो डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम ये बहुत ज़्यादा काम करता है हमारी रेस्पिरेशन में। डायफ्राम अगर नीचे को चला जाए तो हम सांस लेते हैं, ऊपर को चला जाए तो हम सांस छोड़ते हैं। ये एक मसल है और इस मसल को कमांड करता है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन इस मसल को कंट्रोल करता है। और दोस्तों साथ में है हमारी पसलियां। आप ये देख सकते हो कि जो हमारी रिब्स हैं, ये सारे के सारे रिब्स ये बहुत सारे मसल्स से जुड़ी होती हैं। सो जब इंस्पिरेशन होती है या एक्सलेशन होती है, जैसे बाल्टी का हैंडल ऊपर नीचे होता है, तो ये भी ऊपर नीचे होती रहती है। सो हमें सांस आती है और जैसे अगर हम एक्सपायरेशन करेंगे तो ये बाल्टी हैंडल नीचे को हो जाएगा और ये मसल से जुड़ी होती हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं, इतनी जल्दी टूटती नहीं, पर अगर फोर्स लगे तो ये टूट सकती हैं और उसके दौरान एक पेशेंट को भयंकर दर्द हो सकता है, क्योंकि पेशेंट ने सांस लेना है और छोड़ना है और हड्डी ने मूवमेंट करते रहना है, इसको रोका नहीं जा सकता। सो उसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब ये रिब्स टूटती हैं। तो ये एक मसल्स के साथ जुड़ी होती है। आप डायफ्राम दे सकते हो नीचे, ये हमारे मसल्स हैं जो पसलियों को जोड़ते हैं और ये कंट्रोल भी हमारा ब्रेन ही करता है। ये सारा कंट्रोल हमारे ब्रेन से चलता है। सो अगले सेक्शंस के अंदर, अगले स्लाइड्स के अंदर हम ये जानेंगे कि वो कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारी इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, और हमारे ब्रांड में जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। सो उनको पढ़ना भी जरूरी है था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।